हेलो चिल्ड्रन, हम साइलेंट फीचर्स देख रहे थे। मुख्य जो फीचर्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में 4 जो फीचर्स हैं वो देख लिए थे। अब हमें आगे के फीचर्स इसके देखने हैं, बट उससे पहले एक देखेंगे रेसिड्यूरी पावर। तो हमने ये जो अपना लास्ट फीचर्स था जिसमें द सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने यूनियन और स्टेट के जो पावर्स थे वो देखे थे। तो इनके अलावा जो बाकी के पावर्स हैं उसे वो अब हम देखेंगे कि रेसिड्यूरी पावर, द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली allotted to union or state are included in residuary powers। तो रेसिड्यूरी पावर्स कौन से पावर्स हैं जो ना ही स्टेट के हाथ में है ना ही यूनियन के हाथ में है। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर आर नॉन एज रेसिड्यूरी पावर। वो पावर्स जिनका डिवीजन नहीं किया गया है ना यूनियन के पास ना स्टेट के पास, वो है रेसिड्यूरी पावर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट और ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो जो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, जो ये बाकी के जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो इन्हें हैंडल करते हैं। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हाथ में? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनकम टैक्स, ऑल दीज मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से के हाथ में क्या क्या ये सब है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, इनकम टैक्स के, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज के, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रिवेन्यू टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, विच आर हैविंग मर्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट ये जो रिवेन्यू टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स है, ये सब कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बट ये जो है इनकम टैक्स है, एक्सपोर्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी टैक्स है, ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। अभी यूनिफाइड अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, अगर कोई भी ऐसे क्राइसिस हुआ तो उसमें एकता लाने के लिए, मतलब एक सही जो डिसीजन है वो कैसे किया जाता है क्राइसिस के दौरान? देयर आर 3 प्रोविजन फॉर इमरजेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर 3 प्रावधान है इमरजेंसीज के लिए भारत में। नेशनल इमरजेंसी जो कि है कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रेबेलियन। ठीक है, अगर कोई भी युद्ध होता है या एक्सटर्नल कोई भी अटैक हो जाता है सडन, या आर्म रिबेलियन, इस तरीके का कोई भी बदला होता है तो उसमें नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। ठीक है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया होता है स्टेट के द्वारा, तो जो स्टेट सही तरीके से वर्क नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट वर्क नहीं कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। अगर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। The central government has been given more power to deal with these emergencies। तो इन emergencies टाइमिंग पर कौन वर्क करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। At the time of emergency, India is almost turned into unitary system। तो ये जो emergencies आती है इसमें इंडिया का यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। इमरजेंसी के दौरान पूरे भारत को एक ही रूल को फॉलो करना पड़ता है। इस तरीके से जैसे कि अभी इमरजेंसी लगाई भी गई थी, मार्च में जो आए थे, कर्फ्यू वगैरह लगाया था, पूरा भारत बंद था, तो इस तरीके की इमरजेंसी सेंटर लगाता है। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका नेक्स्ट फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। तो पार्लियामेंट जो है ये अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? सुप्रीम है, जो रिप्रेजेंट करती है लोगों को। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारा यूनियन
वो पार्लियामेंट से देखा जाता है। द पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल मीन्स इट हैज़ 2 हाउसेस। बाइकैमरल का मतलब है जो 2 सदनों में होता है, जैसे कि अपर हाउस और लोअर हाउस, 2 हाउसेस में है पार्लियामेंट अपना, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। जैसे कि हम आगे भी पढ़ते आए हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में कि अपर हाउस है वो है राज्यसभा, लोअर हाउस जो है वो है लोकसभा। दो द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड गवर्नर इन द स्टेट, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एट द यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। वैसे तो जो गवर्नमेंट है वो जानी जाती है यूनियन में प्रेसिडेंट से और स्टेट में गवर्नर से, बट एक्चुअल जो कामकाज है, प्रशासन जो देखा जाता है वो किसके द्वारा? यूनियन में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर के द्वारा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। The Council of Minister is responsible to legislature that comprises representative of the people। तो ये responsible होते हैं legislatures को रूल्स को फॉलो करने के लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। The President select 12 people who are expert and experienced from various field for राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट 12 लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी होते हैं अपनी फील्ड में। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years, द सेम नंबर ऑफ मेंबर फॉर इलेक्शन। तो राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो एवरी 2 years में रिटायर होते हैं और सेम नंबर्स के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। दस ईच मेंबर हैज 6 years ऑफ टेन्योर। तो हर एक मेंबर का जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है, वो कितने साल का है? 6 years का इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। द पावर ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा विच इज स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसिसिव। तो जो पावर है राज्यसभा का वो लोकसभा के कंपेयर में कम है। राज्यसभा के लोकसभा स्पेशल, सुपीरियर और डिसिसिव भी है, डिसीजन मेकिंग है। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व। राज्यसभा कभी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी कि एक साथ इसके सारे के सारे मेंबर्स क्या हो गए? रिटायर हो गए, ऐसा नहीं होता है। एवरी 2 years में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे और उतने ही मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। इसका 7th जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, कि एक स्वतंत्र और बिना किसी भेद के न्याय है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोवाइड किया है कि एक स्वतंत्र और इम्पार्शियल न्याय के लिए देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी कोर्ट से ऊपर है। देन देयर इज अ हाई कोर्ट, then state court, and under its jurisdiction are the district court at the district level and the taluka level there are local and special court। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, देन हाई कोर्ट स्टेट में, और उसके अंडर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में भी है तालुका और लोकल और स्पेशल कोर्ट। द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन। तो जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे के सारे बाउंडेड होते हैं कि इनको फॉलो करना ही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, द फाइनल डिसीजन इज वेस्टेड विथ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। स्टेट या यूनियन के साथ कोई भी मतभेद चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर भी कहा गया और गार्डियन भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि सबसे सुप्रीम है वो, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन है, उसके आगे कोई आर्गुमेंट्स फिर नहीं है किसी भी कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट में हमारी बात नहीं हो पाती है या हाई कोर्ट से हमारा कोई डिसीजन नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो केस फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा
चैप्टर का जो बेसिक फीचर्स अभी हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके 7 बेसिक फीचर्स हो गए हैं। जो आगे के फीचर्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए अभी यहाँ तक ही देखिए 7 फीचर्स तक, और अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।